देखिए आपको बता दें, जिस तरह से हॉर्मुज पर अमेरिका की ईरान को चेतावनी दिख रही है, ऐसे में हॉर्मुज पर अमेरिका की ईरान को कह सकते हैं ये बड़ी चेतावनी इस वक्त है। ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, हॉर्मुज को लेकर ईरान अमेरिका में तनाव और बढ़ गया है। तो आईआरजीसी ने अमेरिका को खुली धमकी दी है और यहां पर अमेरिका को कड़ा जवाब दिया जाएगा, ऐसा ईरान कह रहा है। तो गलत कदम उठाने पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। हॉर्मुज वाले इलाके पर ईरान का नियंत्रण, आईआरजीसी की तरफ से कहा जा रहा है, कोई भी दुश्मन यहां सुरक्षित नहीं रहेगा। आईआरजीसी की तरफ से बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है। हॉर्मुज वाले इलाके पर ईरान का नियंत्रण है, आईआरजीसी ने साफ कर दिया है और यहां पर किसी और का कब्जा नहीं हो सकता है। खुली धमकी यहां पर दी जा रही है, अमेरिका को कड़ा जवाब दिया जाएगा, ये ईरान का कहना है। तो गलत कदम उठाने पर कड़ा जवाब देंगे। हॉर्मुज वाले इलाके पर ईरान का नियंत्रण और ऐसे में कोई भी दुश्मन यहां सुरक्षित नहीं रहेगा। तो आईआरजीसी ने धमकी दे दी है कि किसी भी तरह से जो दुश्मन है यहां पर सुरक्षित नहीं रहेगा और ये माना जाए कि अब पूरी तरह से हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है। आईआरजीसी ने साफ कर दिया है, अगर कोई दुश्मन यहां पर पहुंचने की कोशिश करेगा, जिस तरह की धमकी ट्रंप दे रहे हैं, तो यहां पर आईआरजीसी ये कह रही है कि वो दुश्मन बचेगा नहीं, वो सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज पर अमेरिका की ईरान को चेतावनी। बड़ी खबर, हॉर्मुज पर अमेरिका की ईरान को चेतावनी, ईरानी बंदरगाहों की आज से नाकाबंदी करेंगे, तो आने जाने वाले जहाजों पर नाकाबंदी लागू होगी। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर नाकाबंदी लागू होगी। एक और चेतावनी आ रही है अमेरिका की तरफ से हॉर्मुज पर कि यहां पर ईरानी बंदरगाहों की आज से नाकाबंदी शुरू कर दी जाएगी, यानी आने जाने वाले जहाजों पर यह नाकाबंदी लागू होगी। तो राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर नाकाबंदी लागू होने जा रही है। ये बड़ी चेतावनी है और ये धमकी भी मानी जा सकती है। जिस तरह से हॉर्मुज को लेकर विवाद गहराता हुआ दिख रहा है, ईरान एक तरफ कह रहा है कब्जा मेरा है और यहाँ पर अगर कोई दुश्मन किसी भी तरह से हॉर्मुज को पार करने की कोशिश करेगा तो बचेगा नहीं। वहीं अमेरिका भी सीधे तौर पर यह कह रहा है कि हॉर्मुज को लेकर अब कहीं ना कहीं जो ईरान की है वो नाकेबंदी की जाएगी और इसको लेकर आज से ही कार्रवाई शुरू होने की बात भी कही जा रही है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता विकास अब्रोल भी और ज्यादा अपडेट के लिए, और ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज कुमार जी जुड़े हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ है, रितेंद्र माथुर जी भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। ये भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला अपडेट विकास अब्रोल से ले लिया जाए। विकास, फिलहाल क्या कुछ अभी तक अपडेट सामने आ रहे हैं हॉर्मुज को लेकर, क्या रुख है ईरान और अमेरिका का? देखिए, लगातार जिस तरह से हम बात करते हैं कि हॉर्मुज जो है एक ऐसी कड़ी है जो कहीं ना कहीं इस वॉर को बढ़ा सकती है, और वही अब सामने दिख रहा है। लगातार जिस तरह से ईरान ने मना कर दिया हॉर्मुज से कोई भी जहाज नहीं निकल पाएगा, और कल जिस तरह से अमेरिकी एक नौसेना के जहाज को चेतावनी देकर वहां से गुजरा, तो ऐसे में अब ये जो इनके आपस के जो रिश्ते हैं और खराब होंगे। और अब जिस तरह से सुबह ट्रंप ने आज बोल दिया कि जितने भी ईरान के बंदरगाह वहां से आने वाले सब जहाजों पर हमला किया जाएगा, सब अपना अपना ध्यान रखें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीजें अब और भयानक रूप लेंगी। और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया और यूके ने जरूर कहा है कि हम इस मामले में यूएस के साथ नहीं है। उधर से तुर्की ने कह दिया कि अब अगर इजराइल ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई करता। तो ये आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर की तरफ ये चीजें जा रही है। बहुत जल्दी इन पर काम करना होगा, किसी तरह से समझौता करना होगा, अदरवाइज आने वाले समय में ये सब देश इसमें कूद पड़ेंगे। तो आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर भी होने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं। फिलहाल समझौता कहीं होता दिख नहीं रहा। इजराइल ने भी अपने एक बार फिर से वो सब लोकेशंस ऑन कर ली हैं, वहां पर अपने ट्रूप्स भेजे जहां से वो लगातार ईरान पे हमला कर रहा था। पाकिस्तान ने सऊदी में अपनी सेना भेज दी है, वो वहां से अब अपने जहाज भेजा, इधर हमला हुआ। सब देश अब इसमें नजर आ रहे हैं और ये ध्यान लेता जा रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में अब ये देखना होगा कि हॉर्मुज को लेकर जिस तरह से गतिविधियां तेज होती हुई दिखाई दे रही है, क्या कुछ भविष्य हॉर्मुज को लेकर सामने आता है। आशीष सर, आपसे हम समझना चाहेंगे, फिलहाल जो हॉर्मुज को लेकर टेंशन और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईरान ने कह दिया पूरी तरह से कब्जा है, हालांकि पहले भी वो इस बात को कह चुका है, और अमेरिका कह रहा है कि अब हम पूरी तरह से सख्ती से नाकेबंदी शुरू कर देंगे। तो क्या कुछ समझा जाए इस हालात को और क्या भविष्य हो सकता है आने वाले दिनों में? ये तो इस पर थोड़ा और क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा, क्योंकि कल जो 2 क्लेम्स आए हैं अमेरिका की तरफ से, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट का क्लेम है जो वर्बल है, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम हॉर्मुज को टोटली ब्लॉक कर देंगे, और उसके कुछ देर के बाद सेंटकॉम से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई जिसमें थोड़ी और क्लैरिटी थी, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था ट्रंप के वर्बल स्टेटमेंट को।
जी। जिसमें सेंटकॉम ने क्लियरली बोला है कि हम ईरानियन पोर्ट्स से आने जाने वाले जहाजों को, चाहे वो किसी भी देश के हों, उनको परमिट नहीं करेंगे हॉर्मुज से। ईरानियन पोर्ट्स, मेरे ख्याल गल्फ में उनके 8-10 पोर्ट्स हैं, पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान को मिलाकर। तो सेंटकॉम ने बहुत स्पेसिफिक बोला है कि उन पोर्ट से आवाजाही को वो रोकेंगे, चाहे वो किसी भी देश के जहाज हों, जो कि अपने आप में एक इलीगल स्टेटमेंट है, क्योंकि वो किसी दूसरे कंट्री को जो वॉर में नहीं शामिल है, उनके जहाजों को मैरीटाइम इंटरनेशनल वाटर में नहीं रोक सकते, उसको असॉल्ट माना जाएगा। लेकिन फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा हॉर्मुज में, अगर वो ईरान के पोर्ट से। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप का जो वर्बल था वो स्वीपिंग था कि हम हॉर्मुज को टोटली बंद कर देंगे। ऑन दी कॉन्ट्ररी, ईरान ने कल एक यूएवी का वीडियो रिलीज किया है, जिसमें वो हॉर्मुज की एक्चुअल स्थिति को दिखाते हुए ये क्लेम कर रहे हैं कि हॉर्मुज पे हमारा टोटल कंट्रोल है। सेंटकॉम के लिए गीतू ज्यादा क्लैरिटी इसलिए लग रही है क्योंकि उन्होंने एक टाइमलाइन दे दी है कि आज 1400 जीएमटी, मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से 7:30 बजे रात को, 7:30 PM बाय नाइट, उनका ये स्टॉपेज शुरू होगा, जिसमें वो सारे ईरानियन पोर्ट से आने जाने वाले जहाजों को रोकेंगे। अब किस तरह से रोकेंगे, कैसे उनको ट्रीट करेंगे, कहाँ लेकर जाएंगे, ये क्लैरिटीज अभी नहीं आई है। ठीक है। लेकिन साथ जी की तो लेकिन शायद से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो ईरान की तरफ से जहाज आएंगे उन्हें रोका जाए, और उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है, क्या लग रहा है आपको? बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि उस इलाके में अब मिलिट्री एक्टिविटीज शुरू हैं। अमेरिका के 2 माइन स्वीपर्स अलोंग विद सम मिसाइल कैरिंग शिप्स उस इलाके में हैं, पिछले 3 दिनों से हैं। और अब यूनाइटेड किंगडम के कुछ वेसल्स जो माइन स्वीपर्स हैं, वो भी उसी इलाके में काम कर रहे हैं, वो भी माइन स्वीपिंग का काम कर रहे हैं। हालांकि इंग्लैंड ने कल बोला है क्लियरली कि वो किसी मिलिट्री एक्शन में शामिल नहीं होंगे, उनके माइन स्वीपर्स वहां पे रहेंगे और उनके यूएवीज वहां पे रहेंगे फॉर कोऑर्डिनेटिंग। लेकिन मिलिट्री एक्शन अगर अमेरिका आज शुरू करता है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंग्लैंड का नाम लिया था कि उनकी भी वेसल्स आएंगी गल्फ में फॉर द पर्पस ऑफ क्लोजर ऑफ हॉर्मुज, उसको उन्होंने डिनाई किया हुआ है। हाँ। तो इससे एक बहुत मेजर हाँ गीतू, सर एक रिएक्शन और आपका मैं लेना चाह रही हूँ कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है ट्रंप की तरफ से जो टोल का भुगतान हॉर्मुज पर करेंगे उन जहाजों को भी रोका जाएगा। टोल एब्सोल्युटली अनलॉफुल है, इलीगल है, और ये एक किस्म की, अगर हम कोलोकियल लैंग्वेज करें तो ये गुंडागर्दी है। ये आईआरजीसी की स्टेट ऑफ माइंड दिखाता है, वो गुंडागर्दी पे उतर रहा है। जैसे आप पहले सुनते थे इंटरनेशनल वाटर्स में इधर हर तरफ कुछ शिप्स घूमती रहती थी जो जहाजों को रोक के उनसे पैसे उनको लूट लेना, ये उस किस्म की एक्टिविटी, ये स्टेट एक्टिविटी नहीं है। ये अमेरिका कह रहा है, ये अमेरिका कह रहा है कि जो टोल का भुगतान करके हॉर्मुज से निकलेंगे उन देशों के लिए, उन जहाजों के लिए हमारी नाकेबंदी रहेगी, उन्हें चिन्हित किया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर कौन सा जहाज है जो कि टोल देकर आगे बढ़ा है। तो ये अमेरिका कह रहा है। अमेरिका ये चाह रहा है कि दूसरे देश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके हॉर्मुज की एक्टिविटीज में पार्ट ले, मतलब देश या कार्गो शिप्स डायरेक्टली काउंटर करे आईआरजीसी को कि हम पैसे नहीं देंगे, क्योंकि आईआरजीसी टोल ले रहा है और जहाजों को एनर्जी ले जानी है तो वो टोल दे रहे हैं, फिर अपने देशों में जाके महंगा तेल बेच रहे हैं। तो इसमें अमेरिका ने एक इनडायरेक्ट अप्रोच लिया है इन देशों को भी शामिल करने का, कि आप रेसिस्ट कीजिए, आप आईआरजीसी को अगर पैसे देकर निकल रहे हैं तो हम आपको नहीं जाने देंगे। प्लीज अंडरस्टैंड कि वो उनकी धमकी इस वजह से है कि दूसरे देश भी काउंटर करे आईआरजीसी की एक्टिविटीज को। जी गीतू, बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, उसके बाद हमारे बाकी पैनलिस्ट का हम रुख करेंगे। हिजबुल्लाह से जंग के बीच लेबनान पहुंचे हैं पीएम नेतन्याहू। हिजबुल्लाह से जंग के बीच लेबनान पहुंचे हैं पीएम नेतन्याहू। लेबनान में आईडीएफ की कार्रवाई के बीच पहुंचे नेतन्याहू। तो इजरायली सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए लेबनान पहुंचे हैं। लेबनान में हमारे वीर योद्धाओं के साथ मैं हूं, नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में घुस चुकी है इजरायली सेना। लेबनान सीमा पर बफर जोन बनाना चाहता है इजरायल। ये बड़ी खबर नेतन्याहू की तरफ से बयान कि हम अपने सैनिकों के साथ हैं और लेबनान में हमारे वीर योद्धाओं के साथ मैं हूं, जिनका मनोबल बढ़ाने के लिए यहां पर पहुंचा हूं। दक्षिणी लेबनान में घुस चुकी है इजरायली सेना। लेबनान सीमा पर बफर जोन बनाना चाहता है इजरायल, यानी इजरायल रुक नहीं रहा है। ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं लेबनान में। हिजबुल्लाह के खिलाफ जो जंग है इजरायल की, वो लगातार जारी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई पीस टॉक हो ना हो। लेकिन यहाँ पर नेतन्याहू बहुत क्लियर है उन्हें करना क्या है, क्या कुछ फैसला उन्हें लेना है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, हम रुक कर लेते हैं मनोज जी का। मनोज जी, इस पूरे मामले को कैसे समझिए कि दक्षिण लेबनान पर कब्जे की बात जब यहाँ पर नेतन्याहू कह रहे हैं?
आप सही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिव हम लोगों को 2 दिन पहले लग रहा था कि वार्ता शुरू हुई है और हम्म। लगभग 50 साल के बाद जो है अमेरिका और ईरान के बीच एक पॉजिटिव हुआ है। लेकिन जिस तरह से वार्ता फेल हुआ है, मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड के सभी लोगों को डिसअपॉइंट हुआ है इससे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका को जो है जरूर वर्ल्ड कम्युनिटी साइड से जो है, मुझे लग रहा है कि उनसे वार्ता करना चाहिए कि कैसे जो है युद्ध को कम किया जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक अमेरिका से बात नहीं होगा, उनका रवैया वन साइडेड रहता है। अब सीज फायर बचा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो खास करके जो भी अफेक्टेड कंट्रीज हैं, हम्म। उनसे जो है अमेरिका से जरूर बात करना चाहिए कि सीज फायर ये कंटिन्यू रहे, और जो सप्लाई ऑयल का है हॉर्मूज से जो हो रहा है वो कंटिन्यू होना चाहिए। हालांकि आज का जो स्टेटमेंट आया है उसके आधार पे तो ये बोला जा रहा है कि अब अमेरिका भी जो है वो चेक करेगा कि यहाँ से जो है वो टोल टैक्स जो है ईरान को दिया है या नहीं दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सेकेंड दौर का जो है वार्ता हो, किस तरह से, मुझे लग रहा है कि सभी को आगे आना चाहिए। जिस तरह से आज यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने बोला है कि लेबनान को भी जो है इस सीज़फायर में शामिल करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में और कंट्री जो अब तक कुछ नहीं बोले हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो है वार्ता शुरू हम्म। हो और हम्म। किसी तरह से जो है ये सीज फायर कंटिन्यू रहे। क्योंकि इससे जो है वर्ल्ड के जी। लगभग सभी कंट्रीज जो है किसी न किसी रूप में अफेक्टेड हैं। आज देख हम्म। लीजिए जिस तरह से ट्रंप ने जो है हमलावर स्टेटमेंट रहा है ट्रम्प का, उससे जो है क्रूड ऑयल का जो है लगभग 8% जो है रेट बढ़ गया है। अब वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे अगर रहा तो जो भी कंट्रीज डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट ऑयल पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है उन्हें परेशानी होगी। जी। अब ऐसा हम्म। लग रहा है कि देखिए आने वाले समय में अमेरिका किस तरह से आगे बढ़ता है। हम्म। और हालांकि ईरान का अब तक जो है डिफेंसिव अप्रोच रहा है। अभी भी हम्म। उसने बोला है कि 50 साल में पहली बार ऐसा जो है वो एक लॉन्ग मीटिंग हुआ है अमेरिका से। तो मुझे लग रहा है कि ईरान अभी भी ये पॉजिटिव देख रहा है। अब ये देखना है कि अमेरिका जो है कैसे आगे रिस्पॉन्ड करता है, या इसी तरह से एग्रेसिव उनका जो अप्रोच है वो रहता है। बिल्कुल। और यहाँ पर ये देखिए रितेन जी, सीधे तौर पर ब्लैकमेलिंग है अमेरिका की तरफ से। अगर बाकी देश विरोध नहीं कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं हम शांति से अपना जैसे भी हो रहा है अपना काम कर लें, हॉर्मुज से अपने जहाज़ों को निकाल लें, टोल देकर निकाल लें, क्योंकि उन्हें इस वक्त फ्यूल की ज़रूरत है। तो ऐसे में अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है उन देशों को कि अगर आप टोल देते हैं तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा, या आप भी विरोध कीजिए। ये किस तरह की हम कह सकते हैं ब्लैकमेलिंग है अमेरिका की तरफ से, और क्या इसको लेकर बाकी देश अमेरिका के एंटी नहीं होंगे? नहीं, इसमें अमेरिका की ब्लैकमेलिंग वर्ड यूज करें हम लोग। हेलो, अब जी। ब्लैकमेलिंग यूज नहीं करें, क्योंकि क्या है कि ब्लैकमेलिंग नहीं, वो स्ट्रेटजी है एक्चुअली। तो दुनिया के देशों के सामने आवाजाही की सबसे बड़ी समस्या उसमें अगर पानी के जहाज नहीं जाएंगे तो सामान इधर से उधर नहीं जाएगा, ट्रेड नहीं होगा, ट्रेड नहीं होगा, देश के ऊपर असर पड़ता है। असर पड़ेगा तो समस्या आएगी उन देशों के अंदर। इस चीज का फायदा उठा रहा है अमेरिका। सारी दुनिया इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करे कि हाँ भाई ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है इसके ऊपर जबरदस्ती का टोल टैक्स वसूला जा रहा है। अच्छा, टोल टैक्स ईरान नहीं दे रहा, IRGC ले रहा है। IRGC कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि देश एक पूरा के देश कहेगा भाई हाँ भाई चलो हम। लेकिन आप समझ रहे हैं विरोध करने का मतलब, अगर कोई देश विरोध करता है तो सीधे तौर पर अमेरिका के साथ वो है, अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, चाहे उनकी हैसियत हो या ना हो। अगर किसी देश की हैसियत इतनी नहीं है कि वो वॉर में शामिल हो जाए, तो वो क्यों होगा? नहीं, वॉर नहीं, ये ऐसा है कि लड़ तो कोई लोग रहे हैं, तो उनको लड़ने के लिए ताकत देने वाले लोग क्या होंगे कि वो हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है, टोल टैक्स नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अब टोल टैक्स लेने भी क्यों जरूरत है? अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी इसमें टोल टैक्स लेना, जैसे आशीष जी ने कहा गुंडागर्दी है, इट इज लाइक गुंडागर्दी टिपिकल। पायरेट्स जैसे होते हैं, समुद्री लुटेरे रहते हैं, वो जहाजों को लूटते हैं, तो इसी प्रकार का काम है। और ये ईरान के अंदर एकदम किधर से आई है कि चीन ने उनको हथियार सप्लाई किए हैं। अभी तक हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा था, तो ठंडे होकर बैटिंग करने आए थे, यहाँ पे मीटिंग करने आए थे। अब क्या हुआ, जब चीन ने वहां पे हथियार पहुंचाए, जिसका चीन मतलब डिनाई कर रहा है कि हमने नहीं पहुंचाए, पर उसने हथियार पहुंचाए वहां पे। हथियार पहुंचाए तो उनके हथियार मिले तो फिर लड़ने खड़े हो गए वो। अभी इसमें इजराइल को स्ट्रेटेजिकली इसलिए ऐसे करना पड़ रहा है कि लेबनान को उन्होंने पीस टॉक में शामिल करने के लिए घोषणा की। अब लेबनान को पीस टॉक में शामिल नहीं किया जा रहा था पहले, इन्होंने उसको शामिल किया। शामिल करने के पीछे एक मुद्दा ये था कि जो हमास जो है उसका एक लीडर था जिसका नाम नईम कासिम बताया जाता है। नईम कासिम एक बंकर पे छुप के बैठा हुआ था। नईम कासिम घर से बाहर नहीं आ रहा था, तब ऐसे में उसको निकाला कैसे जाए, तो इजराइल ने स्ट्रेटेजी यूज की कि आपको हम पीस टॉक में शामिल करते हैं। जैसे पीस टॉक में शामिल होने की बात आई तो नईम
बंकर से बाहर आया, जैसे ही बाहर आया उसको इमीडिएटली इसराइल ने एलिमिनेट कर दिया। अब ऐसी स्थिति में जहाँ उनके सामने अब वो ताकत उनकी बढ़ रही है, और यही चीज वो ईरान में भी करने वाले हैं। ये जो पीस टॉक जो चल रहा है, ये पीस अगर नहीं चलेगा तो ईरान के सामने सीधी लड़ाई होगी। पर इसमें क्या आम जनता मारी जाएगी? अगर हमले होते हैं, सिविलियंस भी मरते हैं, कोई सिविलियन पे देश में हमला होगा तो सिविलियन तो मरेंगे बेचारे, उनको बचाना बहुत जरूरी है। ये स्ट्रेटेजी रखना बहुत ठीक है। आप सही कह रहे हैं हमला नहीं कि करें। आईआरजीसी को कोई हक नहीं है टैक्स लेने का, ईरान को भी हक नहीं है इस तरह से टैक्स इंपोज करने का, लेकिन यहाँ पर साहिर सर वाकई अगर कोई देश नहीं इन्वॉल्व होना चाहता तो वो हो ही जाएगा, चाहे या ना चाहे। अमेरिका को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं टोल टैक्स का, चाहे आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, उनको चाहिए कि हमारी फ्यूल इस रास्ते से गुजरे और इस वक्त मुझे इतनी जरूरत है कि मैं अपने इस जहाज को यहाँ से लेकर निकलूं, चाहे मुझे टोल टैक्स भी देना पड़े। तो ऐसे में उस देश के लिए क्या कुछ स्थिति होगी? वो तो यही होगा ना कि उसके जहाज अटक जाएंगे, या वो विरोध करने के लिए वहीं पर अटका रह जाएगा, या अमेरिका को सपोर्ट करेगा। मैं उस देश के लिए कंसर्न चाहती हूँ कि आप क्या कहेंगे उसके लेकर। जी की तो बिल्कुल सही बात है। हाइपोथेटिकल केस ले लेते हैं। सपोज कोई कार्गो इंडिया के लिए आ रहा है और उसने ये डिसाइड किया कि हम $1 पर बैरल आईआरजीसी को देते हैं क्योंकि हमारे कंट्री को या उस देश को ये जरूरत है तेल की। एग्जैक्टली। तो इसमें अमेरिका एक थर्ड पार्टी होता है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है इस जहाज को रोकने की इस पर्पस के लिए। लेकिन अमेरिका ने क्या यूज किया, वो इस एक्ट को वॉर फंडिंग मान रहे हैं कि आपने ये जो पैसे दिए इससे आईआरजीसी चाइना को पेमेंट कर रही है और अपने लिए हथियार खरीद रही है। तो इस वजह से उन्होंने एक टेक्निकल एंगल डाला हुआ है कि वॉर फंडिंग करने वाले देश उस देश के लिए फंडिंग कर रहे हैं जिसके खिलाफ हम वॉर लड़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसे रोकेंगे। इन सारी चीजों में काफी लेवल तक ये तो कई लीगैलिटीज होती हैं जी। इस वजह से इसको बहुत डिटेल में समझना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल ये दोनों तरफ से इलीगल काम है। ना आईआरजीसी ये खरीद पैसे ले सकता है, ना अमेरिका उस पैसे की वजह से किसी थर्ड कंट्री के जहाज को रोक सकता है। जी बिल्कुल सर, और भी अपडेट लेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, इराक के राजदूत को तलब किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, इराक के राजदूत को तलब किया। सऊदी अरब ने इराकी राजदूत को तलब किया है और इराक की जमीन से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, सऊदी अरब का कहना है। तो ड्रोन हमले इराक के लिए खतरा है, सऊदी अरब ने एक तरह से चेतावनी दिया है। इराक के विदेश मंत्रालय ने हमलों की निंदा की है। सऊदी अरब ने इराकी राजदूत को तलब किया है क्योंकि यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, इराक की जमीन से ड्रोन अटैक हो रहे हैं और सीधे तौर पर अब ऐसे में सऊदी अरब ने इराकी राजदूत को तलब किया। इराक की जमीन से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, ये भी एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर साहिर सर क्या माना जाए, दूसरे देश जो है अब उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिखने लगा है? देखिए, कर्ड्स, इराकीज और हौतीज, ये इनके पास काफी बड़ी संख्या में ईरान के सपोर्टर्स हैं। और अगेन यहाँ पे ये लीगल वॉरफेयर, इनको पता कि ईरान अभी हमले नहीं कर सकता, लेकिन इनको अमेरिकन इंटरेस्ट इन सऊदी, बहरीन, यूएई में कुछ ना कुछ डैमेज करते रहना है। इस वजह से ये हमले अब ईरान के बाहर से हो रहे हैं, लेकिन टारगेट सेम है जो ईरान के टारगेट थे। तो ये अननेसेसरी एक एस्केलेशन लाएगा। लेकिन 2-3 की तो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं कल। पहला, ईरान ने वार्ता के फेल होने के बाद 3-4 स्टेटमेंट दिए। उसमें एक स्टेटमेंट ये भी था कि डिप्लोमेसी अभी भी जारी रहेगी। मतलब वार्ता फेल हो गई है, लेकिन उन्होंने वापस जाके कहीं वैंस के उस प्रपोजल को रीड किया होगा और बोला होगा कि हम तो ऑलमोस्ट पहुंच गए थे सोल्यूशन पे, लास्ट मिनट में इन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। मतलब अमेरिका ने कुछ एडिशनल क्लॉजेस लगा दिए, इसलिए ये बात नहीं हो पाई, लेकिन डिप्लोमेटिक रूट जारी रहेंगे। तो इसका मतलब अमेरिका की तरफ से भी जो सीज फायर जो दिया गया था 2 हफ्ते का, उसको अभी तक कॉल ऑफ नहीं किया गया है और ईरान ने बोला है डिप्लोमेटिक चैनल ऑन रहेगा। इसका मतलब कि पाकिस्तान पिछले 24 घंटों में काफी बैकडोर डिप्लोमेसी और बातचीत हो रही होगी, ऐसा मेरी उम्मीद है। और कुछ ना कुछ आज लेट नाइट तक 2 o'clock GMT तक इंफॉर्मेशन आ सकती है ईरान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, जिससे एटलीस्ट ये एनर्जी का जो फिर से 8% 9% एस्केलेशन हो रहा है, हर देश के लिए अभी बहुत महंगा पड़ रहा है। तो इसको ईज आउट करना चाहिए, क्योंकि अभी ये स्पेकुलेटिव है। एक ईस्ट वेस्ट जो पाइपलाइन है सऊदी की, वो आज से फंक्शनल हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज है, उसको भी थोड़ा डैमेज हुआ था एक अटैक में। तो एनर्जी सप्लाई आज कुछ इंप्रूव हो सकती है, और अगर डिप्लोमेटिक चैनल की बातें ऑन रहेंगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।